एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो यूएस नेवी की तरफ से आ रही है। यूएस नेवी के द्वारा अपना जो लेजर वेपन है, जिसको डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स कहते हैं, उसका टेस्ट किया, ट्रायल किया और ये बिल्कुल सफल रहा। इसके द्वारा वो हवा के बीच में, हवा में किसी भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन या उड़ने वाली कोई भी चीज को नष्ट कर सकते हैं। इसका वीडियो भी यूएस ने जारी किया, यूएस नेवी ने जारी किया। असल में 1960 से ही यूएस नेवी और अमेरिका इस प्रकार के वेपन्स पे काम कर रहा है और जो जानकार हैं उनका यही मानना है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में, ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स ही हैं जो कि हमारी सुपरसोनिक मिसाइल और यहां तक कि हाइपरसोनिक मिसाइल तक को रिप्लेस कर सकती हैं और आने वाले 25 सालों में यह हर प्रकार की मिसाइल्स को रिप्लेस कर देंगी। तो कई देशों के द्वारा यह दावा किया जाता है कि इस प्रकार के वेपन डेवलप हो गए हैं, पर यूएस इसकी वीडियो तक लॉन्च कर चुका है। वही बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका या भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं या विश्व के जो भी देश हैं जो कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है इकोनॉमिकली, उनके द्वारा चाइनीज वायरस से ग्रसित होने के बाद जो अपना इकोनॉमी को फिर से स्टार्ट करना है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी में जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटाबे राजपक्षे, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को फोन किया और उनसे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ बातें की, किस प्रकार से इकोनॉमी को स्टार्ट करना है और किस प्रकार से आगे बढ़ना है इस वायरस के बाद। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने एक तरह से हेल्प मांगी है। हेल्प किस लिए? कि जो श्रीलंका में भारतीय ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि काम कर रही हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम कर रही हो, एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम कर रही हो, इत्यादि चीजों में। तो कुछ प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा भी वहां पे किए जा रहे हैं, भारतीय कंपनियों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स पे अब काम करने के लिए श्रीलंका भारत से रिक्वेस्ट करने के लिए फोन किया हुआ था। उनके द्वारा यह कहा गया कि जो प्रोजेक्ट हैं उनको स्टार्ट किया जाए जल्द से जल्द, उनके लिए पैसे रिलीज किए जाएं ताकि जो श्रीलंका की इकोनॉमी है वो थोड़ा पटरी पे आ सके, उनकी इकोनॉमी में कुछ पैसे आ सकें, कुछ काम स्टार्ट हो सके। भारतीय जो प्राइवेट कंपनी है उनके द्वारा कुछ इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में किए जाएं, चाहे वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्षेत्र में हो, इन सभी के लिए हेल्प मांगी गई। इसके अलावा उनके द्वारा एक और रिक्वेस्ट की गई कि जो करेंसी स्वैप है, जो कि सार्क देशों के लिए लगभग $500 मिलियन तक है, उसको $1.1 बिलियन तक किया जाए श्रीलंका के लिए, स्पेशल केस के लिए, क्योंकि उनको डॉलर्स की आवश्यकता है। तो एक तरह से श्रीलंका ने भारत की हेल्प मांगने के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश की हेल्प मांगने के लिए फोन किया और डायरेक्ट प्रधानमंत्री को हमारे किया। तो प्रधानमंत्री का जो रिप्लाई था वो साफ साफ था, ट्विटर के द्वारा भी उन्होंने रिप्लाई किया कि इस प्रकार की बातें हुई और श्रीलंका को हेल्प भारत किसी भी हद तक करने को बिल्कुल तैयार है। वही बात करें नेपाल की, तो नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान निकलकर सामने आया है कि जो भारत के आर्मी प्रमुख है, सेना प्रमुख है, उनका जो बयान था, जो कि अभी पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा है जिसमें सीमा विवाद की बात की गई थी, उसमें जो भारतीय आर्मी के प्रमुख का जो बयान आया है, उससे जो गोरखा लोग हैं जो कि नेपाली कहे जाते हैं और भारतीय आर्मी में भी काम करते हैं, उनमें भी उनको रखा जाता है, तो उनके सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं और यह चीज अच्छी नहीं है भारतीय सेना के लिए, क्योंकि भारतीय सेना के लिए गोरखाओं ने अपनी जान तक कुर्बान की है और पूरे नेपाल और भारत की रक्षा करने के लिए उनका इस्तेमाल भी किया गया और वो खुशी खुशी इस चीज में लगे रहते हैं। तो उनके डिफेंस मिनिस्टर का यह बयान मुझे सही नहीं लगा। इससे सेंटिमेंट्स कैसे हर्ट हो सकते हैं? ये जब वो साफ साफ कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बातें हैं, तो जो लोग कंसर्न है, क्योंकि रोड बनाने की बात थी उसमें हमारी आर्मी कंसर्न है, वो जुड़ी हुई है उससे, क्योंकि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें सेंटिमेंट कैसे हर्ट हो सकते हैं? इस तरह तो जब भारत और नेपाल के बीच में इस प्रकार का पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो उसमें जितने नेपाल में काम करने वाले लोग हैं उनके सेंटिमेंट भी हर्ट हो सकते हैं, वो भी काम छोड़कर जा सकते हैं। इस प्रकार तो जब हम अमेरिका की बुराई करते हैं किसी चीज में, तो अमेरिकन लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो सकते हैं, वो भी हमारे लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। तो इन सब चीजों से सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल बातें हैं, इनको पॉलिटिकल तौर पे ही सॉल्व किया जा सकता है। ये डिफेंस मिनिस्टर का उनके द्वारा जो बयान दिया गया है वो भी काफी अनफॉर्चुनेट है और वो भी बहुत हर्टिंग है
हमारे लोगों के लिए। वहीं OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन जिसमें मीटिंग चल रही है और पाकिस्तान के द्वारा इस्लामोफोबिया इन इंडिया का जो मुद्दा है वो बहुत जोरदार तरीके से उठाया जा रहा था और मैंने आपको बताया था कि मालदीव ने इसको काफी अच्छा काउंटर किया और भारत की जो भी अच्छाई है उसको सामने रखा। तो अब UAE ने भी पाकिस्तान को काउंटर किया और पाकिस्तान के द्वारा कुछ ऐसा सिनारियो बनाया जा रहा था कि इस्लामोफोबिया इन इंडिया है, इस चीज को कुछ इंडोर्स कराने वाली बात थी। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि जो इस्लामिक कॉर्पोरेशन के देश हैं उन्होंने वीटो दे दिया भारत को। इनफैक्ट भारत जबकि इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है फिर भी भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव पास नहीं होने दिया गया। एक तरह से भारत वहां का सदस्य न होते हुए भी वीटो तक कर सकता है और यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के साथ हैं वो देश जो कि इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रभुत्व रखते हैं। वही बात करें युगांडा की तो एक भारतीय आर्मी का बहुत अच्छा कॉर्पोरेशन देखने को मिला है युगांडा आर्मी के साथ। वहां के लिए एक सेंट्रलाइज वॉर गेम जो रूम है वो बनाया गया है और उसका कॉन्सेप्ट तैयार किया है भारतीय आर्मी ने और इसका इस सेंटर का जो नाम है वो रखा गया है इंडिया। एक्चुअल में ये जो पूरा वॉर गेम का सेंटर बना हुआ है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय आर्मी के साथ कंसल्ट करके ही वो सारी चीजें बनाई गई हैं और इसमें भारतीय आर्मी ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। पर सबसे ज्यादा योगदान जो पैसों का है जो कि कुछ लगभग $2.5 मिलियन है वो युगांडा में रहने वाले भारतीय मूल के जो लोग हैं उन्होंने इकट्ठा किए पैसे, चंदा इकट्ठा किया, डोनेशन दिया और उसके बाद इस प्रकार का जो वॉर गेम का सेंटर है वो बन पाया है। तो इसका जो शुक्रिया अदा किया है वहां के प्रेसिडेंट ने भी किया है और जो इनॉग्रेशन किया गया था वहां के सेना प्रमुख के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। तो ये सारी चीजें जो युगांडा और भारतीय लोगों की जो एकजुटता है, जो आपस में जुड़ाव है, उस चीज को दिखाता है और यही चीज उनके प्रमुख ने भी कहा। वही बात करें ताइवान और चाइना के रिश्तों की। ताइवान अब हांगकांग के लोगों को ये कह रहा है कि वो ताइवान आए और अपनी आजादी की जो लड़ाई है वो ताइवान से ही लड़ें। इससे पहले हांगकांग के बहुत से लोग ताइवान ऑलरेडी जा चुके हैं जो कि हांगकांग की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी जो पूरा खाका खींचा जा रहा है वो ऑलरेडी ताइवान जा चुके हैं ऐसे लोग। तो ताइवान का कहना है कि उनको सेफ हेवन दिया जाएगा, हांगकांग के जितने भी लोग हैं वो ताइवान आए और चाइना से अपने जो फ्रीडम फाइट है उसको लड़ने का प्रयास करें। तो यहाँ पर एक अच्छा मूव देखा जा सकता है चाइना को बैकफुट पे लाने के लिए। भारत को ज्यादा से ज्यादा ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए। यदि भारत ने इस प्रकार की चीज नहीं की है तो आगे करनी चाहिए। हालांकि भारत ने स्टार्ट कर दिया इस प्रकार की चीज क्योंकि हम लोगों ने पिछले दिनों में यह खबर में ही सुना था कि जब उनके प्रेसिडेंट का नई जो प्रेसिडेंट बनी है उनकी जो स्वेरिंग सेरेमनी था उसमें भारत के द्वारा 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों ने शिरकत की थी। तो यह साफ साफ दिखाता है कि हम ताइवान को अब बैक कर रहे हैं। बात करें तेजस के नए स्क्वाड्रन की, सुलूर में इसका नया स्क्वाड्रन अब होने वाला है, एक नया स्क्वाड्रन बनने वाला है। 27 मई को इसका पहला एयरक्राफ्ट सुलूर एयरबेस में पहुंच जाएगा। इससे पहले हम जानते हैं कि एक स्क्वाड्रन ऑलरेडी बन चुका है, वो इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस वाला वेरिएंट था, पर ये जो स्क्वाड्रन बनने वाला है वो फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाला है, फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वाला है। तो ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर एयरक्राफ्ट क्षेत्र में बात की जाए तो FOC वाले वेरिएंट एयरक्राफ्ट में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि ये फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले होते हैं। इनका जो इस्तेमाल है वो पूर्ण रूप से स्टार्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार का एक और नया स्क्वाड्रन बनने वाला है। एक स्क्वाड्रन में भारतीय अगर एयरफोर्स की बात करें तो 18 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो तेजस की संख्या है वो 18 से ज्यादा अब भारतीय एयरफोर्स में हो चुकी है। वही बात करें भारत और चाइना के जो सीमा विवाद है, फेस ऑफ चल रहा है, उसमें भारत ने भी अब अलग अलग जो जगह हैं जहां पे चाइना ने अपने ट्रूप डिप्लॉय किए हैं, अब भारत भी बड़ी संख्या में वहां पे ट्रूप डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। असल में भारतीय पक्ष आश्चर्य में आ गया था कि चाइना ने इतना जल्दी 5000 ट्रूप्स अलग अलग स्थानों पर कैसे डिप्लॉय कर दिए। तो इसका जवाब यह है कि इससे पहले उसी क्षेत्र में एक एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें कि चाइना के ट्रूप्स डिप्लॉय हुए थे और वहां पर वो एक्सरसाइज कर रहे थे। उसके बाद पूरे के पूरे ट्रूप्स को इस जो LAC है उस पर डिप्लॉय कर दिया गया, अलग अलग लोकेशन पर डिप्लॉय कर दिया, जो कि एक आश्चर्य का कारण बन गया था इंडियन ट्रूप्स के लिए। पर इंडिया ने भी अब अपने पूरे जितने ट्रूप्स की आवश्यकता है वहां पर चाइना को काउंटर करने के लिए काउंटर मेजर के साथ वहां पर डिप्लॉय कर लिए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था कि चाइना का ये टैक्टिक्स है कि हमेशा इस प्रकार की दबाव बनाए रखो सामने वाले पे कि उस दबाव से ही वो हार जाए
ऐसा प्रयास करो। पर ये भारतीय आर्मी है, ये हारने वाली नहीं है इस प्रकार के दबाव से। तो उन्होंने एक्सरसाइज के बाद खाली हुए जो ट्रूप्स हैं उनका इस्तेमाल इस प्रकार के दबाव बनाने के लिए किया, और जब अब भारत की तरफ से ट्रूप देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि अब उनके ट्रूप जो पीछे हट जाएं या इस विवाद को अंतिम रूप प्रदान किया जाए। पर अभी ऐसा नहीं लग रहा है, अभी वो और तौलेंगे, भारत को और तौलेंगे कि कितने स्तर तक भारत जा सकता है और भारत की तैयारी क्या है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।